So now let's begin with objective 2. क्वेश्चन नंबर 1. देखिए इसमें कहा गया है कि एक न्यूट्रॉन एक प्रोटॉन पे कौन कौन से फोर्स लगा सकता है. अब ये मल्टी करेक्ट है तो बी कॉन्शियस. यहाँ पे एक से ज़्यादा ऑप्शन भी सही हो सकते हैं. तो देखिए न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों पे ही मास है. ओके, तो दोनों पे है मास. ओके, तो डेफिनेटली ये ग्रेविटेशनल फोर्स लगाएंगे एक दूसरे पर. और अगर ये न्यूक्लियस के अंदर हैं और ये बहुत ही छोटे डिस्टेंस पे है जो कि 1-2 फर्मी के ऑर्डर की है, तो इनके बीच में न्यूक्लियर फोर्स भी होगा. तो इनके बीच में क्या होगा? ग्रेविटेशनल फोर्स, अट्रैक्टिव, और न्यूक्लियर फोर्स जो भी अट्रैक्टिव होता है फॉर फ्यू फेम्टोमीटर्स या फर्मीज. तो इनके बीच में हो सकता है ग्रेविटेशनल फोर्स और न्यूक्लियर फोर्स. अब देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स तो नहीं होगा. क्यों? क्योंकि प्रोटॉन के पास तो चार्ज है बट न्यूट्रॉन के पास तो चार्ज ही नहीं है. तो ये तभी हो सकता है जब दोनों बॉडीज़ पे चार्ज हो, तो ये कैंसिल हो जाता है. और वीक न्यूक्लियर फोर्स तब होता है जब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में आपस में इंटर कन्वर्जन होता है. ओके, तो वीक न्यूक्लियर फोर्स इज ऑल्सो आउट ऑफ क्वेश्चन. सो सही आंसर है ए और सी. ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. अब देखिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन में थोड़ा सा सवाल को चेंज कर दिया गया है और इसमें कहा है कि अ प्रोटॉन एक्सर्ट्स अ फोर्स ऑन प्रोटॉन. अब ये बिल्कुल पिछले क्वेश्चन जैसा ही है एक्सेप्ट वन थिंग कि अब दोनों ही पार्टिकल पे चार्ज होगा. तो इनके बीच में दोनों पे मास है तो ग्रेविटेशनल फोर्स भी लगेगा. अगर दोनों प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर बहुत टाइनी डिस्टेंस पे है 1 और 2 फर्मी, तो न्यूक्लियर फोर्स भी लग सकता है. और क्या, क्योंकि दोनों पे चार्ज हैं तो चार्ज की वजह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स तो लगेगा ही लगेगा. हाँ, वीक न्यूक्लियर फोर्स का कोई ऑप्शन नहीं है क्योंकि यहाँ पे कोई कन्वर्जन नहीं हो रहा है प्रोटॉन का न्यूट्रॉन में या न्यूट्रॉन का प्रोटॉन में. सो द आंसर्स आर ए, बी एंड सी. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है तो इसमें पूछा है मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट्स. पहला है न्यूक्लियर फोर्स बिटवीन द टू प्रोटॉन, ये क्या है, इज ऑलवेज. अब ये क्या चीज आ गई है? हाँ ओके, द न्यूक्लियर फोर्स, इसको ऐसे कर लेते हैं चलिए. हाँ, द न्यूक्लियर फोर्स बिटवीन टू प्रोटॉन्स इज ऑलवेज ग्रेटर दैन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स बिटवीन देम. Okay, nuclear force between two protons is always more than the electromagnetic force between them. ये wrong choice है क्योंकि न्यूक्लियर फोर्स तभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से बड़ा होता है जब दोनों न्यूक्लियॉन के बीच में, दो प्रोटॉन के बीच में डिस्टेंस बहुत छोटी हो, 1 या 2 फॉर्मी. ओके, बड़ी डिस्टेंस पे न्यूक्लियर फोर्स बहुत ही कम हो जाता है, बहुत ही छोटा हो जाता है. तो ये क्लियरली आंसर नहीं है. अब आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स बिटवीन टू प्रोटॉन इज ऑलवेज मोर देन द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन देम. ये बिल्कुल ठीक है. हम जानते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्सेस से तो बहुत बड़ा होता है, काफ़ी बड़ा होता है. ओके, तो ये बिल्कुल हमेशा सही होगा. ठीक है, और दोनों ही लॉन्ग रेंज है. अब इनमें डिस्टेंस का कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स हो चाहे ग्रेविटेशनल फोर्स. ओके, ये दोनों डिस्टेंस डिपेंडेंट होते हैं बट डिस्टेंस पे एक ही तरह से डिपेंड करते हैं, दोनों लॉन्ग रेंज है. सो अब यहाँ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स से बड़ा ही होगा. नेक्स्ट सी देखते हैं. द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू प्रोटॉन्स मे बी ग्रेटर दैन द न्यूक्लियर फोर्स बिटवीन देम. ये भी सही है. मे भी लिखा है ना, इसलिए सही है क्योंकि अगर दो प्रोटॉन्स बहुत दूर हैं, कई सेंटीमीटर दूर रख दिए जाएं, तो न्यूक्लियर फोर्स तो लगेगा ही नहीं क्योंकि न्यूक्लियर फोर्स इज़ अ वेरी वेरी शॉर्ट रेंज फोर्स. जैसे ही डिस्टेंस 10-20 फर्मी से बड़ी होती है, अब हम तो सेंटीमीटर्स ले रहे हैं जो फर्मी से बहुत 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 ज़्यादा बड़ी है. तो ऐसे केसेस में अगर हम कुछ सेंटीमीटर्स पे दो न्यूक्लियॉन को रख दें, दो प्रोटॉन को रख दें, तो कभी भी उनके बीच में न्यूक्लियर फोर्स लगेगा ही नहीं. इट ओनली वर्क्स फॉर वेरी वेरी स्मॉल डिस्टेंसेस. सो यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स बिल्कुल बड़ा हो जाएगा, तो सी भी सही है. और फिर आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स बिटवीन टू प्रोटॉन्स मे बी मोर दैन द न्यूक्लियर फोर्स एक्टिंग बिटवीन देम. अगेन बिल्कुल ठीक है, जो सी का आंसर है, जो सी का रीज़न है वही डी का रीज़न है. अब बड़ी डिस्टेंसेस होंगी तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स तो होगा लेकिन न्यूक्लियर फोर्स तो बिल्कुल वैनिश हो जाएगा. सो देखिए तीनों में एक बात आप ध्यान रखिए, न्यूक्लियर फोर्स is only effective when distances between nucleon is very very small in femtometers, जो कि 10 to the power -15 के ऑर्डर की होती है.
ओके, बड़ी डिस्टेंसेस पे न्यूक्लियर फोर्स पूरी तरह से वैनिश हो जाता है। सो करेक्ट आंसर इज बी, सी एंड डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अच्छा, अब ये लिखा है इफ ऑल मैटर वर मेड ऑफ इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल पार्टिकल्स। अब अगर पूरा मैटर को ही हम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल पार्टिकल से बना दे तो क्या होगा। अब ये बहुत थॉटफुल क्वेश्चन है। अब जितना भी सोचें, मैं आपको बताता हूँ। डेली लाइफ में हम जो फोर्सेस को एक्सपीरियंस करते हैं, ओके, वो सारे के सारे एक्सेप्ट वन फोर्स विच इज़ ग्रेविटी, सारे के सारे इलेक्ट्रिकल फोर्सेस होते हैं। और वो क्यों होते हैं? क्योंकि पार्टिकल्स पे चार्ज होते हैं। अब अगर इलेक्ट्रिकल चार्ज ही नहीं होगा, सारे के सारे मैटर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल पार्टिकल से, मतलब इलेक्ट्रॉन पे, प्रोटॉन पे, न्यूट्रॉन पे किसी पे कोई चार्ज नहीं है, तो ऐसे में ना तो एटम बन पाएगा, न्यूक्लियस चाहे बन जाए, क्योंकि न्यूक्लियस तो क्यों बंधा हुआ होता है? इसलिए बंधा होता है क्योंकि न्यूक्लियर फोर्सेस हैं उसके बीच में। लेकिन ना तो एटम बन पाएगा, ठीक है, ना ही दुनिया बन पाएगी, ना ही कोई दो चीज़ें आपस में चिपक पाएंगी। दो मॉलिक्यूल कभी स्टिक नहीं कर पाएंगे, क्योंकि दो मॉलिक्यूल या दो एटम आपस में स्टिक भी इलेक्ट्रिकल फोर्सेस से करते हैं। तो एक ही तरह का सब्सटेंस होगा, जैसे हाइड्रोजन हो गया या केवल एक प्रोटॉन हो गया। कोई दो पार्टिकल कभी पास, कोई दो एटम, कोई दो मॉलिक्यूल कभी पास में आ ही नहीं सकते, दुनिया बन ही नहीं सकती। एक रेत जैसा पूरा होगा, एक छोटे छोटे पार्टिकल्स पूरे ब्रह्मांड में फैले होंगे, वहाँ पे कोई फॉर्मेशन कभी हो ही नहीं पाएगी। क्योंकि हम जब देखते हैं कि कुछ दुनिया क्यों चिपकी हुई है आपस में, बिल्डिंग्स क्यों बनी हुई हैं, सीमेंट का फोर्स, हमारे मस्कुलर फोर्स, सब कुछ इलेक्ट्रिकल फोर्सेस से बना हुआ है। तो जैसा कि हम ऑप्शंस देख लें, देयर वुड बी नो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, बिल्कुल सही, वो भी इलेक्ट्रिकल होता है। देयर बी नो टेंशन इन द स्ट्रिंग, स्ट्रिंग के अंदर टेंशन भी इलेक्ट्रिकल होता है। इट वुड नॉट बी पॉसिबल टू सिट ऑन ए चेयर, बिल्कुल पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि ना तो चेयर होगी क्योंकि कोई दो मॉलिक्यूल आपस में बाइंड ही नहीं हो पाएंगे, तो चेयर कहाँ से होगी? तो पॉसिबल नहीं होगा चेयर पे बैठना भी। द अर्थ कुड नॉट मूव अराउंड द सन। देखिए, अर्थ मूव कर सकती है, क्योंकि अर्थ सन के अराउंड मूव कर रही है ग्रेविटेशनल फोर्सेस से, ओके। अब एक अर्थ एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगी ये नहीं पता भाई, ये बड़ा मुश्किल सवाल है, क्योंकि अर्थ के मॉलिक्यूल भी आपस में इलेक्ट्रिकल फोर्सेस से बाउंडेड है। बट ठीक है, अर्थ का जो मास है वो सन के अराउंड मूव कर सकता है बाय द यूज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्सेस। तो भाई यहाँ पे आंसर्स क्या हो जाते हैं? ए, बी एंड सी, ओके ओके। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।